हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा और आज मैं आप सबके सामने क्लास 8th की हिंदी व्याकरण लेकर आई हूँ। हिंदी व्याकरण में विषय सूची में हम देखेंगे कि हमें इस तरह के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। वर्णमाला, मात्रा, व्यंजन के संयुक्त रूप, अंक परिचय, क्रमवाचन संख्या, शब्द ज्ञान, विकार, अविकार, संज्ञा, सर्वनाम, अपव्यय, क्रिया, विशेषण, वाक्य। इस तरह से हम सारे क्लास 8 की जितनी भी हिंदी व्याकरण है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण होता क्या है? हिंदी की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं। पहला है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। आपने ये तो देखा ही होगा कि किस प्रकार से ABCD में अल्फ़ाबेट होते हैं, उसी तरह से हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं, जिससे हमारी पूरी हिंदी टिकी होती है। ठीक है, तो हिंदी हम शुरू कैसे करते हैं? जैसे हम इंग्लिश ABCD से शुरू करते हैं, उसी तरह से हम हिंदी स्वर और व्यंजन के वर्णों से शुरू करते हैं। और वर्ण इस तरह से हैं, ये स्वर होते हैं और ये व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण। ये सारे क्या होते हैं? हमारे व्यंजन। और ये स्वर, यही हमारे वर्ण होते हैं। अच्छा, इनमें और भी कुछ मिक्स होता है, जिस तरह से ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो दो जनों का मिश्रण होते हैं। कैसे? श, त्र, त, र, त्र, श, श, त, श, य, ग, य, ग, श। इस तरह से ये दो जनों से मिलके बनते हैं। ठीक है, इसमें जो साउंड आती है वो दो की आती है, दो वर्णों की साउंड आती है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कितने वर्णों की साउंड आती है? दो की। ठीक है, स्वर वर्णों में अ, ई, उ, री के उच्चारण में कम समय लगता है, क्योंकि ये जल्दी बोले जाते हैं, इसलिए इसको कम स्वर लगता है इसमें। अ, ई, उ। ठीक है, इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? ह्रस्व स्वर। ह जो हवा के द्वारा निकलते हैं उसे ह्रस्व स्वर कहा जाता है। उसी प्रकार से आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ के उच्चारण में अधिक समय लगता है, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेते हैं। इनमें मात्राएं होती है, ये अपने उच्चारण को बड़ा करते हैं, इसीलिए इनमें ज़्यादा समय लगता है। तो इसे क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। दीर्घ ज़्यादा समय लेने वाले, ह्रस्व स्वर कम समय लेने वाले। ठीक है, तो आज ये हमारा वर्णमाला का जो टॉपिक है इसमें सिर्फ इतना ही है। स्वर, व्यंजन, ये दो वर्णमालाएं होती है और इन्हीं पर जो टिका होता है वो पूरा हिंदी टिका होता है। संयुक्त व्यंजन होते हैं इसमें। जो स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, ये कम समय लेते हैं और ये ह्रस्व स्वर होते हैं। उसी प्रकार आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये होते हैं दीर्घ स्वर, ये अधिक समय लेते हैं। ये हमारा वर्णमाला का जो टॉपिक था वो यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये वर्णमाला का टॉपिक था, ये क्लियर हो चुका है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मात्राएं। चलिए मात्राएं भी देख लेते हैं हम कि मात्राओं में क्या कहा गया है। मात्राएं, अ को छोड़कर बाकी सभी स्वरों का व्यंजन के साथ मात्रा रूप में प्रयोग किया जाता है। मात्रा रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, सिर्फ एक अ ऐसा शब्द वर्ण है जिसको छोड़ दिया जाता है। अ हमारा किसी के साथ नहीं जुड़ता है। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं और जितने भी व्यंजन हैं वो सब आपस में जुड़ते हैं। किस रूप में जुड़ते हैं? और मात्रा रूप में जुड़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अनुस्वर, विसर्ग और चंद्रबिंदु का भी प्रयोग किया जाता है। आपने देखा भी होगा कि स्वर में अनुस्वार, विसर्ग और चंद्रबिंदु। अनुस्वार क्या होता है? अब अगर आपके मन में आ रहा हो तो अनुस्वार जो होता है वो इस तरह से होता है, एक बिंदु। ठीक है, अनुस्वार जो होता है वो एक बिंदु होती है। विसर्ग जो होती है वो दो बिंदुओं से मिलकर बनती है। और चंद्र बिंदु तो सबको पता ही होगा कि चांद की तरह जो दिखता है वो चंद्र बिंदु होता है।
अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुस्वार, विसर्ग और चंद्रबिंदु, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार जो होता है आपने देखा भी होगा, अनुस्वार इस तरह से प्रयोग में आता है, इस तरह से, अंग, जैसे अंक लिखते हैं हम, अंग, अंक लिखा जाता है जैसे अंक, ठीक है, या हम लिख सकते हैं अंग, तो इसमें अनुस्वार का प्रयोग होता है, राइट। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग अगर हम करें तो ऐसे हो सकता है हमारा विसर्ग का स्वर प्र, और अगर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करें तो चंद्र बिंदु का प्रयोग हो सकता है चांद। ये बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं तीनों के, अनुस्वार, विसर्ग और आपका चंद्र बिंदु, ठीक है। इनका भी प्रयोग हम मात्राओं के रूप में करते हैं। जरा देख लेते हैं ये किस प्रकार होते हैं। ये है स्वर की ध्वनियाँ, स्वर अ, ई, उ, री, ए, ऐ, ठीक है। अब इनकी जो मात्राएं हैं वो किस रूप में होती हैं, इस रूप में। ये आपने मात्राएं देखी भी होगी, जब हम छोटे थे तो हम इन मात्राओं का प्रयोग करके ही आगे बढ़ते थे। हमारी जो टीचर्स थी वो हमें इस तरह से ही मात्रा सिखाया करती थी और इस तरह से इनके उदाहरण भी दिया करती थी। बस इनको हम थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो स्वर की जो ध्वनियाँ हैं वो इस प्रकार हैं, मात्राएं जो हैं वो इस प्रकार हैं, ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ठीक है। और अगर हम इनका एग्जाम्पल लें कि ये किस तरह से लगती हैं तो ये इस तरह से लगती है। ज़रा आप ध्यान से देखेंगे, री की मात्रा हमेशा र साउंड करती है और र इस प्रकार लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमारी बात करें तो हम ओ और औ की बात करेंगे। औ से औरत, ओ से ओखली, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, हमने भी पढ़ा है बचपन में, इस तरह से ही प्रयोग किया जाता है। और ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ठीक है। अभी हमने ऊपर बात करी थी अनुस्वार की, स्वर की और चंद्र बिंदु की, राइट। तो अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु कुछ इस प्रकार से लगते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था, मैं आपको फिर से बता देती हूँ एक बार। अनुस्वार, अनुस्वार जो होता है सिर्फ एक बिंदु लगती है। विसर्ग जो होता है उसमें दो बिंदु, और चंद्र बिंदु उसमें ऑलरेडी चांद आया हुआ है तो चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। आई होप मैं आप सबको बोर नहीं कर रही होंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मात्राओं का है बट इतना भी बोरिंग नहीं है जितना आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे और आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको इजी भी लगेगा। मैं आपको मात्राएं थोड़ा सा बता देती हूँ। हम लोग ना मात्राओं को थोड़ा इशारों में पढ़ते हैं, चलिए, राइट। जैसे कि आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऐ की मात्रा, हम हाथों को टेढ़ा भी कर सकते हैं। ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, री की मात्रा, ऐ की मात्रा और ओ की मात्रा, राइट। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ मात्राओं का ज्ञान। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ओ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, राइट। चलिए, हमने इतना कर लिया है। नेक्स्ट आता है आपका र। ये एक थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि हम इस टॉपिक को हमेशा छोड़ ही देते हैं। हमारा मात्राएं हो जाता है, हमको लगता है कि कंप्लीट हो गया है, बट ऐसा नहीं है। हमें बाद में एक दो क्लास कंप्लीट करने के बाद पता चलता है अरे र की मात्रा तो रह गई, उसको कैसे हम प्रयोग करें, र को ऊ में कैसे लगाएं। क्योंकि मोस्टली क्या होता है बच्चों, जो हमारी मात्राएं होती है ऊ की मात्रा, वो हम इस तरह से लगाते हैं या इस तरह से लगाते हैं। जैसे क, कु और क, कु। ख में भी खु या खु। हम कोई भी मात्रा लगाते हैं नीचे लगाते हैं, बट अगर हमें र की लगानी हो तो र में तो हम ऐसे नहीं लगा सकते ना, ऐसे ये गलत हो जाएगा, राइट। तो हम र में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, र के साथ लेखन में ऊ और बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग क्रमशः रू या रू में होता है। देख सकते हैं आप, रू या रू में होता है। ये छोटा ऊ, ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है, राइट। जैसे अगर एग्जाम्पल दूं मैं आपको तो रूह, इसमें बड़े ऊ की मात्रा है और ये ऊ हमने ऊपर लगाया है। इसी तरह से रूप, ये जो ऊ है
आप इसे ध्यान से देख सकते हैं, ये जो ऊ है ये र की तरह लगता है ऐसे, और ये वाला जो है वो इस तरह से गोल घुमा के लगाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो होता है ये बड़ा ऊ होता है और ये छोटा ऊ होता है, पर लगते दोनों एक जैसे ही हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम जो ये गोल घुमाया हुआ है ना हमने, ये नहीं घुमाते हैं। राइट, तो इस तरह से छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा र में प्रयोग की जाती है। उसी प्रकार अगर हम देखें तो हिंदी में री तथा उसकी मात्रा का उच्चारण री जैसे होता है, जिसे रिवाज। हमने मोस्टली री की मात्रा को किस तरह से लगाया है, इस तरह से। अब हमारे पास जो है वो तो र है ना, हम र में तो ऐसे नहीं लगा सकते, नहीं बनेगा कुछ भी, ये तो सेंटेंस ही नहीं बनेगा, वर्ड ही नहीं बनेगा हमारे पास। सेंटेंस नहीं, ये वर्ड ही नहीं बनेगा पहली बात तो, तभी तो सेंटेंस बन पाएगा जब हमारे पास वर्ड होगा, पर ये तो वर्ड ही नहीं बन रहा है, ये तो वर्ण ही नहीं बन रहा है। तो इसको हम इस तरह से प्रयोग में लेके आते हैं, री। राइट, तो आज का आपका ये टॉपिक था मात्राएं। मात्राओं में आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको ये मात्राएं और वर्णमाला जो है वो आपको समझ आई होगी। बस इसमें मेन बात जो आपको समझने की है, एक तो ये है कि अनुस्वार, विसर्ग और चंद्रबिंदु किस प्रकार लगाया जाता है। दूसरा, हम र का प्रयोग ऊ में कैसे करते हैं और री का प्रयोग ऋषि जो मात्रा है हमारी उसमें कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, वर्णमाला और मात्राएं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा व्यंजनों के संयुक्त रूप। व्यंजन, जो ये हमारे व्यंजन थे, जो ये संयुक्त रूप हैं ये वाले, इनके बारे में पढ़ाई करेंगे हम। ठीक है, अंक विचार और क्रम संख्या, ये तीनों टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। अपने रिव्यूज़ प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी क्लास को। Okay, thank you for watching. Thank you very much. Bye bye.